आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और इसमें पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, अधिनियम से शुरू हुआ है। हालांकि इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो अधिनियम से ही रिलेटेड हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। ऑप्शन बी है कि इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। ऑप्शन सी में है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया और कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसी में, जिसमें था बम्बई, मद्रास और कलकत्ता का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इसके अतिरिक्त कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के नियंत्रण के अतिरिक्त भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया गया। ऑप्शन ए, पेट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन बी, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1813 और ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आंसर बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया। ऑप्शन ए, 1793 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी, 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन डी, 1853 का चार्टर अधिनियम। आंसर बताइए क्या होगा। चाय के व्यापारिक एकाधिकार को, ओके, तो 1833 का और 1813 में व्यापार के अधिकार को, परंतु चाय और चीनी के अधिकार को बनाए रखा था। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी ने न केवल चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया बल्कि उसके सभी व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है, ये पूर्णतः समाप्त कर दिया और इस प्रकार कंपनी का कार्य अब ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करना रह गया। ओके, और जब मैं हिस्ट्री की क्लास लूँगी तो ये सब मैं पूरे विस्तार से बताऊँगी और पूरा समझाऊँगी भी। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया कराया, मतलब गैर सरकारी सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया। तो ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1858 और ऑप्शन डी है पार्लियामेंट सुधार 1909। आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, ब्रिटिश क्राउन ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। दूसरा में है कि ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। तीसरा में कि यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था।
ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी सभी। इसमें आंसर बताइए क्या होगा। इसमें होगा ऑप्शन डी, इसमें सभी होगा। ओके। और ये तो पता है कि 1858 का जो 1857 में महाविद्रोह हुआ था। ओके। और इसी के बाद जो हुआ था कंपनी के शासन का जो शासन पहले चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, उसको समाप्त करके अब ब्रिटिश संसद के द्वारा संचालित किया जाने लगा। और उसमें कई सारे सुधार किए गए जो नीचे दिया हुआ है। देखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के शासन को कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। अब भारत का शासन इंग्लैंड के ब्रिटिश क्राउन के नाम से जाना जाने लगा। ओके। और इसमें देखिए कि ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज्य के अधीन अधिनियमित किया था। और अब ब्रिटिश संसद के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट का भारत में प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। ओके। पहले कंपनी का शासन था, अब ये ब्रिटिश संसद का शासन हो गया। 1858 के अधिनियम में विधि निर्माण प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। ओके। वस्तुतः भारतीयों को विधानसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। गवर्नर जनरल की परिषद ही प्रांतों के लिए विधि बनाती थी तथा प्रांतीय विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बन पाता था। किसमें इनकी भूमिका होती थी कि गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही अधिनियम बनता था। इस प्रकार देखें तो निरंकुश सामाजिक नियंत्रण पर अधिशासित था। ओके। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन ए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार, ऑप्शन सी 1919 का भारत शासन अधिनियम और ऑप्शन डी 19 अधिनियम। बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप जानते होंगे, पृथक निर्वाचन मंडल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके। लॉर्ड मिंटो को यह क्वेश्चन आ चुका है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किनको, तो लॉर्ड मिंटो को। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, ये पहली बार है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1853 के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इस परिषद ने आगे चलकर लघु संसद के रूप में ग्रहण कर लिया। इसके द्वारा भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, यानी कि इसमें स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, सहभागिता दिया गया और इस यही जो था वो लघु संसद कहलाया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 1753 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था। तो ऑप्शन ए है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की। ऑप्शन बी बंगाल के सरकार गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों की परिषद में निहित थी। ऑप्शन सी में इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया। ऑप्शन डी गवर्नर जनरल में कार्यकारी मत निहित किया गया था। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी। और ये देख लीजिए 1773 का है। तो भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई और बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ओके, कलकत्ता जो है यानी बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित था। ठीक है, जो भी निर्णय लिए जाएंगे
वो गवर्नर जनरल ही करेंगे। 1784 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्वेश्चन ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत, तो 1773 के एक्ट के तहत। और कब स्थापना हुई, तो 1774 में हुई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और इसके जो प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ओके, सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट देखिए कि कर्मचारी के निजी व्यापार और भारतीय लोगों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रथम गवर्नर जनरल। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उसे बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि बजट पे बहस करने का अधिकार तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ। हालांकि परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्नों की स्वीकृति या अस्वीकृति करने का अधिकार प्राप्त था। ब्रिटिशकालीन भारत में बजट की व्यवस्था 1860 में शुरुआत हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया। चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया गया। किस अधिनियम के तहत, तो 1853 के अधिनियम के तहत। और इस तरह सिविल सेवा में चयनित प्रथम भारतीय जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ये याद कर लीजिएगा, ICS। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। किस अधिनियम के तहत, तो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। ऑप्शन बी में 1909 के भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा और 1935 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। तो इसमें आंसर बताइए कौन सा होगा। तो विधान पालिका का प्रथम बार द्विसदनीय, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय क्या है, पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था के साथ साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद और केंद्र विधानसभा का गठन किया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसको दी गया है। 1935 के अधिनियम के तहत जो अवशिष्ट शक्ति होती है ना, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, और इन सूची के अलावा अगर कोई विषय बच गए हों तो उसे अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत रखा जाता था, जिसपे केंद्र का अधिकार होता था भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कहें तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में किसके पास था ये शक्ति, तो ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधान मंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नर को। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन IAS में पूछ चुका है, तो ऑप्शन सी होगा।
देख लीजिए कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूची में किया गया, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। भारत शासन अधिनियम 1935 के निम्न प्रावधान देख लीजिए। किस द्वैध भारतीय संघ की स्थापना की गई? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता आरंभ किया गया। और केंद्र में द्वैध शासन को आरंभ किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ किया गया। 11 राज्यों में 6 द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। और यहाँ पे ये देखिए कि दलित, महिलाओं और मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत किया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो सृजित किए गए थे कि भारत परिषद एक होगा, उसको समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की बात कही गई। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहले में देखिए को 1909 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय या गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ संबद्ध होने का प्रावधान किया गया। दूसरे में है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। तीसरा में कि पहली बार विधान परिषद में चर्चा के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। फोर्थ में कि इसने देश में द्वैध शासन और प्रत्यक्ष चुनावों का शुभारंभ किया। तो यहाँ पे देखिए कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम की बात कर रहा है, 1909 के। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है 1, 2, 4, ऑप्शन बी में है 2, 3, 4, ऑप्शन सी में है 1, 2, 3 और ऑप्शन डी में है सभी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सी होगा, क्योंकि डी तो नहीं होगा। डी तो अभी आपको बताया है, ये सी होगा, क्योंकि ये 4th नंबर क्वेश्चन है कि देश में द्वैध शासन और प्रत्यक्ष चुनाव का जो शुभारंभ हुआ है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो इसको देख लीजिए। 1919 के अधिनियम को पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और इसके अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय का गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ संबद्ध होने का प्रावधान किया गया। और सत्येंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन आ चुका है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम सदस्य बने। ओके, ये याद कर लीजिएगा। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई, मतलब इसमें सदस्यों को भी शामिल किया गया। 1909 के अधिनियम के तहत ही विधान परिषदों में चर्चा संबंधी कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछना, फिर बजट पर संकल्प रखना आदि। भारत के शासन में द्वैध शासन और प्रत्यक्ष चुनावों का आरंभ 1919 के भारत परिषद द्वारा किया गया। ओके, और इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था। और इस प्रकार ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को वैधता प्रदान कर दी। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी में है 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1858 का भारत शासन अधिनियम और ऑप्शन डी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसमें आंसर क्या होगा बताइए? भारत सचिव का पद कब बनाया गया, ये पूछ रहा है।
तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इस पद को समाप्त कब किया गया? तो 1835 का भारत शासन अधिनियम। ओके, कि भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष पद को भारत सचिव के पद से प्रतिस्थापित कर दिया गया। और लॉर्ड एस्टेली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं आया है तो इसको आने का चांसेस भी है, कि लॉर्ड एस्टेली जो हैं वो पहले भारत सचिव थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहले में है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। और सेकंड में है कि 1833 का चार्टर अधिनियम सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगी प्रक्रिया प्रारंभ करने का एक प्रयास था। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी, मतलब 1 और 2, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन बी। पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम में किया गया था। ओके, और 1833 के चार्टर अधिनियम ने सिविल सेवकों के चुनाव के लिए खुली प्रतियोगी प्रक्रिया आरंभ करने का एक प्रयास किया गया, और वह सफल कब हुआ? तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया? ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1793, ऑप्शन सी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसकी त्रुटि को दूर करने के लिए लाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त न्यायालय तथा सरकार को अपने कार्यों के अंतर्गत भारत के सामाजिक आर्थिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू हुई द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, कौन सा सही है? तो ऑप्शन में है कि इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनेस कॉर्टिस थे। और सेकंड देखिए कि इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को 2 भागों में, केंद्रीय और प्रांतीय में विभाजित कर दिया गया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इस प्रणाली के जन्मदाता जो हैं वो लियोनेस कॉर्टिस हैं। ओके, और इस प्रणाली के अंदर 2 विषयों में, केंद्रीय विषय नहीं, एक है आरक्षित विषय और दूसरा है हस्तांतरित विषय। देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक जो हैं लियोनेस कॉर्टिस थे। और द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का शासन जो था वो गवर्नर और उसकी परिषद द्वारा किया जाता था। हस्तांतरित विषयों का शासन जो था वो गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशतावाद के नाम से जाना जाता है? हितैषी निरंकुशतावाद। और इस अधिनियम के तहत जो है उत्तरदायी सरकार की अवधारणा लाई गई थी। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया है। तो बताइए ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। भारत परिषद अधिनियम 1919 के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशतावाद अथवा संवैधानिक तानाशाही की संज्ञा दी गई।
इसके कारण भी थे। 1909 के सुधार से जनता को केवल नाममात्र सुधार की प्राप्ति हुई, और दूसरा में कि इसके द्वारा सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की गई, क्योंकि और लोगों को भी मताधिकार का अधिकार विस्तार किया गया। ठीक है। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1904, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858। तो बताइए क्या होगा आंसर? प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतीय स्वायत्तता किसमें दी गई थी? ऑप्शन ए 1835 के भारत शासन अधिनियम। 1930-32 के संपन्न 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। ओके। संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया। इसने सर्वप्रथम संघीय शासन की नींव रखी, और इसकी विशेषताओं में प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया, और केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ओके। भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला अधिनियम 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए? तो 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति किसके अधिनियम के तहत? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत 1 लाख रुपये खर्च करने का भी प्रावधान किया गया होगा। और ये जो खर्च है वो अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए डुरंट योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, और ऑप्शन डी बेबल योजना। तो बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। इसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है, डिक्की वर्ड प्लान। 3 जून 1947 को प्रकाशित माउंटबेटन योजना को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने वैधानिक रूप प्रदान किया। इस योजना के प्रमुख प्रावधान जैसे भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता को सौंपना, भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में करना, और दोनों के लिए पृथक संविधान का गठन करना। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? ऑप्शन ए 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत शासन अधिनियम, और ऑप्शन सी 1935 का भारत शासन अधिनियम, और ऑप्शन डी 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या होगा आंसर? उत्तरदायी शासन तो 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ये याद कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार की नीति भारत के प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने और स्वशासन संस्थाओं का क्रमिक विकास करने की थी, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के आंतरिक भाग के रूप में उत्तरदायी सरकार की प्रगतिशीलता प्राप्ति किया जा सके। और इसी के तहत इसी में कहा गया था कि 10 वर्ष के पश्चात भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगा। उसका निरीक्षण करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो वर्ष 1928 ईस्वी फरवरी 1928 ईस्वी में भारत में आया था, और जिसमें सभी लोग जो सदस्य थे साइमन कमीशन में सभी लोग भारतीय मतलब गोरे लोग थे। इसी वजह से इसका विरोध किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया?
प्रांतों में द्वैध शासन। तो उन्हीं ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा कि प्रांतों में द्वैध शासन। तो प्रांतों में द्वैध शासन किसमें था? तो ऑप्शन ए प्रांतों में द्वैध शासन। और प्रांतीय स्वायत्तता तो 1935 में था और केंद्र भी यहाँ पे द्वैध शासन को आरंभ किया गया था। तो इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं और इसके अंतर्गत जो प्रावधान रखे गए थे कि केंद्र में द्विसदनात्मक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, द्विसदनात्मक विधायिका जैसे राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। सेकंड में देखिए कि केंद्र देश में प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्था लाया गया और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। तीसरा में कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, किस अधिनियम के तहत? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम। फिर देखिए कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का सिद्धांत लाया और इसी सिद्धांत को विस्तार करते हुए सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान कर दिया गया। ठीक है, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार इसी अधिनियम में किया गया। ओके, और 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद, ऑप्शन बी भारतीय संसद, ऑप्शन सी ब्रिटिश भारतीय संसद, ऑप्शन डी केंद्रीय विधानसभा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। तो संघ में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई किसको? अवशिष्ट शक्तियां तो बता दी हैं हमको। तो ऑप्शन ए है संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नर जनरल को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये लास्ट क्वेश्चन था। आज का सेशन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, थैंक यू।